हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम किसी सब्जेक्टिव टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेबनान देश के बारे में। आज हम लोग लेबनान देश के बारे में बात करने वाले क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीते मंगलवार यानी 4 अगस्त 2020 को वहाँ पे एक अमोनियम नाइट्रेट का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। 4000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और वहाँ पे कई लोग घरों से बेघर हो गए हैं क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट इतना खतरनाक था कि उसके 10 किलोमीटर के रेंज में भूकंप जैसे झटके भी महसूस किए गए। तो सोचिए कि जहाँ पे विस्फोट हुआ होगा वहाँ पे बिल्डिंगों का क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जब वो धमाका हुआ है तो वहाँ पे बिल्डिंगों के परखच्चे तक उड़ गए हैं। वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे बिल्डिंगें थी भी या नहीं। तो उसी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अमोनियम नाइट्रेट इतना खतरनाक क्यों बन गया, कि इतने बड़े विस्फोट को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लेबनान देश के बारे में, उसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं कि लेबनान देश का इतिहास कैसा रहा है या फिर लेबनान देश है कहाँ पे। दोस्तों, लेबनान देश आपके एशिया महाद्वीप में पड़ने वाला एक बहुत ही छोटा सा देश है, जिसके अगल बगल में जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, इराक जैसे देश हैं जो उसकी सीमाओं से लगभग लगे हुए हैं। और जो उसकी कैपिटल है वो है बेरूट, और बेरूट के आगे मैंने देखिए लिखा है पेरिस ऑफ द ईस्ट। इसकी शान में, जो बेरूट इतना खूबसूरत शहर है कि इसकी शान में बोला गया है कि यह पेरिस ऑफ द ईस्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेरूट के बारे में ही बोला गया है कि पेरिस ऑफ द ईस्ट, आपका बुदापेस्ट भी है जिसको है ना, ठीक है, जिसको संज्ञा दी गई है आपके पेरिस ऑफ द ईस्ट की। ठीक है, यह इसके शान में बोला गया है कि जो बेरूट है वो पेरिस ऑफ द ईस्ट है। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है हसन दियाब, और जो प्रेसिडेंट हैं वो है माइकल एओन। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके जो हसन दियाब हैं वो आपके सुन्नी मुस्लिम होंगे, और जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके क्रिश्चियन होंगे। अब ऐसा क्यों है कि आपका प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम का होना चाहिए और आपका प्रेसिडेंट जो है वो, ठीक है, क्रिश्चियन का होना चाहिए। दोस्तों, वहाँ पे 18 ऐसे रिलीजन्स हैं जो निवास करती हैं आपके लेबनान में। लेबनान में 18 जो रिलीजन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मेजॉरिटी में हैं वो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। मुस्लिम में जो आपके सुन्नी मुस्लिम हैं 27% हैं, शिया मुस्लिम जो हैं वो 27% हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो 35% हैं। और बाकी में आपके आते हैं ध्रुज आते हैं, हिंदू आते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी रिलीजन्स हैं जो वहाँ पे निवास करती हैं। और जो आपको ध्रुज है वो 11वीं शताब्दी में आपके शिया मुस्लिम से निकला हुआ है। जो ध्रुज है वो शिया मुस्लिम से निकली हुई एक रिलीजन्स है जो वहाँ पे निवास करती है, और अब काफ़ी छोटी मात्रा में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, उनकी कम्युनिटी काफ़ी छोटी है, लेकिन छोटी छोटी कम्युनिटी को मिला करके भी ये लोग 18 रिलीजन्स वहाँ पे निवास करती है, जिसमें मेजॉरिटी में क्या है, मुस्लिम है, यानी वो आपका मुस्लिम बाहुल्य देश है। और आपका मुस्लिम भी जानते हैं कि उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है आप लोगों का सुन्नी है ना मुस्लिम का ग्रुप, और एक होता है शिया मुस्लिम का ग्रुप्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि उसका फ्लैग कैसा है। तो उसका जो फ्लैग है आप लोग देखेंगे सर्च करके कि लेबनान का जो फ्लैग होता है उसमें 3 कलर होते हैं। एक होता है रेड, वाइट और ग्रीन। जो ग्रीन है उसका ट्री बना हुआ है उनके फ्लैग के अंदर। तो इनके जो फ्लैग में वाइट, रेड और ग्रीन ट्रीज हैं, इसके भी अलग अलग मायने हैं। उसके जो रेड है, जो उसकी है ना अच्छे दिनों के लिए लड़े हैं और अपने खून को बहाया है, उनकी जो पहचान कराता है वो रेड कलर कराता है। वाइट वहाँ पे जो शांति, पीस के बारे में है ना, ठीक है, वो फ्लैग में पीस की बात की गई है या फिर जो भी शांति की बात की गई तो उसको दिखाता है आपका वाइट कलर। और जो ग्रीन ट्री है उसके जो सर्वाइवर्स हैं, है ना, जो सर्वाइवर्स हैं कि आपके दुख के समय में साथ दे करके सर्वाइव करके अपने देश को अच्छी से अच्छी कंडीशन में पहुंचाने की कोशिश किए हैं, तो उनकी पहचान कराता है आपका ग्रीन ट्री। और वहाँ की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो है 68.5 लाख। ये 2018 का है ना डेटा है कि उसकी आबादी कितनी है, 68.5 लाख। तो बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ पे निवास नहीं करती है, बहुत ही छोटा सा देश है आपका लेबनान। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जो शिया मुस्लिम से, है ना, जो शिया मुस्लिम का ग्रुप
है ना, शिया मुस्लिम ग्रुप्स या फिर शिया टेररिस्ट ग्रुप भी बोला जाता है और जिसको हिजबुल्लाह भी बोला जाता है। हिजबुल्लाह एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है वहाँ पे जिसको ईरान फंडिंग करता है और ईरान उसका क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब इसका उद्गम कहाँ से हुआ, जब आपके इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी चल रही थी तो उसी के बीच में उदय हुआ हिजबुल्लाह ग्रुप का। और हिजबुल्लाह ग्रुप क्या करता था कि ईरान का सपोर्ट करता था इजराइल के साथ लड़ने में, ठीक है। और यह निवास कहाँ पे करता है, तो हिजबुल्लाह का जो संगठन है वो लेबनान में काफ़ी अत्यधिक सक्रिय है, ठीक है। और काफ़ी अत्यधिक सक्रिय होने की वजह से वो लेबनान में क्या करता है कि अपने रेडियो स्टेशन भी चलाता है, रेडियो चैनल भी चलाता है, टीवी शोज भी चलाता है। उसके बाद वहाँ पे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, तो पॉलिटिशियंस भी कुछ आपके हिजबुल्लाह ग्रुप्स के हैं जो वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो लेबनान है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है जहाँ पे चुनाव होते हैं। आ रही बात समझ में। और जब चुनाव होते हैं वहाँ पे जो लीडर्स बनते हैं, जैसे आपके जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन होगा, और जो क्रिश्चियन होगा वो क्या करेगा, वो ईरान के बनाई हुई पॉलिसीज के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। वो अपने मर्जी से, मन मर्जी से बहुत ज़्यादा फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे ईरान की पॉलिसीज़ को फॉलो करना उनका धर्म जैसा बन गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ग्रुप वहाँ पे एक्टिव है। और जब तक वहाँ पे हिजबुल्लाह ग्रुप एक्टिव है तब तक वो फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सकते। और इसी की वजह से यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का ही बनता है। आई बात समझ में। और जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो आपके ईरान की पॉलिसीज़ को क्या करता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाता है। आई बात समझ में। और हिजबुल्लाह ग्रुप तब, ठीक है, उदय में आया जब आपके इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी चल रही थी और ईरान ने उसको सपोर्ट किया और इजराइल के साथ इसने लड़ा। और इजराइल हिजबुल्लाह को हराने में कम से कम 2 दशकों तक, 2 दशकों तक प्रयासरत रहा, लेकिन वो हिजबुल्लाह को हरा नहीं सका, ठीक है। इजराइल जो है फिलिस्तीन में भी कुछ ऐसे जो भी टेररिस्ट ग्रुप थे उनको हराया, उसको कैप्चर किया, लेकिन हिजबुल्लाह को वो हरा नहीं सका। और जब वो हिजबुल्लाह को हरा नहीं सका तो लेबनान से 2001 में वो पूरी तरह से क्या कर गया, पुल आउट कर गया, वहाँ से वो निकल गया। और जब वो निकल गया तो उसके बाद वहाँ पे कोई भी इजरायली सेना उस पर अटैक नहीं करती थी, इजरायली सेना का वहाँ पे कोई कैप्चरिंग नहीं था। वहाँ पे जो टोटल का था वो हिजबुल्लाह का बहुत ज़्यादा वहाँ पे, है ना, कैप्चरिंग थी। और हिजबुल्लाह के इशारों पे भी बहुत सारे काम वहाँ पे होते हैं लेबनान में। और जो आपका लीडर है हिजबुल्लाह का वो है हसन नसरल्लाह। जो हसन नसरल्लाह है वो आपके हिजबुल्लाह का लीडर है। और हिजबुल्लाह के कहने पे भी बहुत सारे काम वहाँ पे, ठीक है, होते हैं। और कई सारी जो संस्थाएं हैं वो उनके कहने पर भी अपने काम को ऑपरेट करते हैं। अब इस हिजबुल्लाह ग्रुप के वहाँ पे रहने से, वहाँ पे एक्टिव होने से ही अमेरिका के जो, है ना, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने बोला है कि हो न सके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों का भी चाल हो सकती है। जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी भी चाल हो सकती है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक जांच का विषय है ना, जांच का विषय। माइकल यॉन जी ने कह दिया है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसकी पूरी तह तक जांच होगी और जांच होने के बाद ही इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को जितना पता है हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट इतना खतरनाक क्यों बन गया और अमोनियम नाइट्रेट है क्या चीज़। तो दोस्तों, जो अमोनियम नाइट्रेट है यह एक प्रकार की सफ़ेद रबेदार चीज़ होती है जो बहुत ही खतरनाक नहीं होती है। इसको एक आंद्रे सेला करके एक जो है रसायन के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बताया है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो उतना खतरनाक नहीं हो सकता अगर उसको सही ढंग से प्रयोग किया जाए या फिर सही ढंग से उसकी देखभाल की जाए। तो जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ना, इसका औद्योगिकी में जो नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपके खनन विभाग में, है ना, विस्फोटक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर ये अलग अलग सेनाओं को अगर मिल जाएं तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में कर लेती हैं, या फिर अगर चरमपंथी गतिविधियों को भी,
है ना, चरमपंथी गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। लेकिन ये इतना खतरनाक कैसे बन गया कि पूरी बिल्डिंगों को ही और 10 किलोमीटर की रेंज में सबको नस्तो नाबूद करने का पावर इसके पास आ गया। उन्हीं चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है इसका, वो होता है 169.6 डिग्री सेल्सियस, और इसका फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो होता है 237.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो केल्विन है ना इसका तापक्रम होता है वो होता है 442.8 डिग्री केल्विन, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.725 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और भी कितने पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अप्रॉक्स होता है 210 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, है ना, 210 डिग्री सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में होता है 410, और केल्विन में होता है इसका 400, ठीक है, 83 डिग्री केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 80.044 ग्राम प्रति मोल, यानी 1 मोल में इसका इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होता है कि, है ना, आपका H4N2O3 इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। तो जो आंद्रे सेला जी ने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता, तो खतरनाक हुआ क्यों, यानी 4 अगस्त 2020 को इतना बड़ा विस्फोट क्यों हुआ। दोस्तों क्या था कि 4 अगस्त 2020 को जो घटना हुई उसके 5.5 साल अगर पीछे हम लोग चले जाएं तो बेरूट बंदरगाह पे एक शिप आया जिसमें आपका अमोनियम नाइट्रेट लदा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट से लदा हुआ एक शिप जब बेरूट बंदरगाह पे आया तो बेरूट बंदरगाह पे उस शिप को जब्त कर लिया गया, और जब्त करके वो जो अमोनियम नाइट्रेट था उसको एक वेयर हाउस में रख दिया गया। और वो वेयर हाउस में जब रखा गया तो उसकी क्वांटिटी थी लगभग 3000 टन का अमोनियम नाइट्रेट, लगभग 3000 टन का अमोनियम नाइट्रेट उस वेयर हाउस में रख दिया गया। और कहा जा रहा है इस समय कि इस विस्फोट में जो अमोनियम नाइट्रेट की क्वांटिटी थी, जो मात्रा थी, वो थी 2750 टन। 2750 टन किसी वेयर हाउस में रख दिया जाए दोस्तों, और उसकी देखभाल सही से नहीं की जाए तो होगा क्या कि वो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो वातावरण से जो मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो नमी है, उसको सोखना शुरू कर देंगे, और वो अमोनियम नाइट्रेट एक चट्टान का रूप धारण कर लेंगे। और जैसे ही चट्टान का रूप धारण कर लेंगे, अब वो अगर आग के टच में आ गए तो इतनी खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया होगी कि वो विस्फोट का रूप धारण वो कर ही लेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोशल मीडियाज पे जो भी वीडियोज सर्कुलेट हो रही हैं उसमें जब विस्फोट हुआ है तो कितना मतलब धुएं का एक गुब्बार, मतलब कि मशरूम आपने देखा है, मशरूम टाइप का, कुकुरमुत्ता जो होता है उस टाइप का जो धुएं का गुब्बार होता है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। और उसमें से जो गैसेज निकलती हैं जब विस्फोट होता है तो उसमें से 2 प्रकार की गैसेज निकलती हैं जो बहुत ही हानिकारक होती हैं, बहुत ही जहरीली होती हैं। एक होता है अमोनियम और दूसरा होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, आपने देखा होगा कि धुएं का जो कलर होता है नारंगी कलर का हो जाता है, तो नारंगी कलर की जगह जो धुआं होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से ही होता है। और ये जो धुएं होते हैं वो एटमॉस्फेयर को भी प्रदूषित करने में बहुत बड़ी सहभागिता निभाते हैं। तो आप लोगों को पता चला कि ये नाइट्रस ऑक्साइड इतना खतरनाक क्यों हो गया। एक सफ़ेद रवेदार जैसी दिखने वाली चीज़ जो सिंथेटिक चीज़ होती है वो इतना खतरनाक क्यों हो गई, क्योंकि हमने उसका प्रोटेक्शन सही ढंग से नहीं किया, उसकी देखभाल नहीं की, और वो क्या किया, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कंटेंट लेना शुरू कर दिया और वो एक चट्टान का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही आग के टच में आया होगा वो बहुत ही भयानक तरीके से विस्फोट किया होगा, जिसका रिजल्ट हम लोगों के सामने है कि 70 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 4000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, और कई लोग घरों से बेघर हो गए हैं। उसके फोटोज़ आप देखेंगे, उनके वीडियोज़ आप देखेंगे तो जहाँ पे यह घटना हुई है, उस जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट किया है वहाँ पे, ठीक है, कई फीट अंदर तक गड्ढे हो गए हैं, और उसके अगल बगल में पता ही नहीं चल रहा है कि बिल्डिंगें थी भी या नहीं थी, है ना। यह विस्फोट जो हुआ है वो हमको याद दिलाता है हमारे जो भी हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम हुआ है ना, जो परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा जापान में, उसकी याद दिलाता है कि जब परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो परमाणु बम के गिरते ही, उसकी ब्लास्टिंग होते उसकी आवाज़ से कितने लोग मर गए, है ना। उससे जो
मरने वाले लोगों की संख्या तो लाखों में थी। तो पहले तो मरे ही, उसके बाद जो रेडिएशन निकला, उससे रेडिएशन से भी कितने लोगों की जानें गई, तो उस चीज़ को हम लोग याद नहीं करना चाहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं उसके साथ आप लोग मजाक के तौर पे नहीं रह सकते। उसकी देखभाल सही ढंग से कीजिए, उसको सही ढंग से यूज कीजिए, क्योंकि अगर वो उनका जितना इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है, अच्छे तरीके से ट्रीट करके, उतना ही वो खतरनाक भी हो सकते हैं अगर उनका इस्तेमाल सही ढंग से न किया जाए तो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट पहली बार हुआ हो और बेरूट जैसा जो शहर है वो नष्टो नाबूद हुआ है। ऐसी घटना 1995 अमेरिका के कोकलामा सिटी में हुई थी, जिसमें एक फेडरल बिल्डिंग ही उड़ गई थी। और जब वो फेडरल बिल्डिंग उड़ी थी तो उसमें 168 लोगों की जान गई थी और उसमें 2 टन जो अमोनियम नाइट्रेट है वो इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद आपका 1921 में जर्मनी के ओपायू सिटी में है ना कारखाने के अंदर ब्लास्टिंग हो गई थी, और उस कारखाने के अंदर जो ब्लास्टिंग हुई थी तो उसमें 4500 टन अमोनियम नाइट्रेट यूज हो गया था और उसमें मरने वालों की संख्या 500 थी। उसके बाद ऐसी ही घटना कुछ 1947 में अमेरिका के टेक्सास के गैल्वेस्टन बंदरगाह पे हुई थी। जो गैल्वेस्टन बंदरगाह पे हुई थी उसी प्रकार से जैसा यहाँ पे जो बेरूट में हुई है घटना की, आपने एक शिप को जब्त किया और वहाँ पे जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको क्या किया, वेयर हाउस में रख दिया। और उसी प्रकार से जो आपका गैल्वेस्टन बंदरगाह है वहाँ पे भी एक जहाज में आपका अमोनियम नाइट्रेट था जिसका विस्फोट हुआ और वहाँ पे पूरे बंदरगाह को नष्टो नाबूद कर दिया था। ये घटना हुई थी 1947 में, 1921 में जर्मनी में हुई, 1995 में अमेरिका में भी हुई है, और इससे पहले घटनाएं चाइना और रसिया में भी इसकी घटनाएं हो चुकी हैं अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी देखभाल आप सही ढंग से करें। अगर आपको जानकारी नहीं है कि उनके साथ कैसे ट्रीट करना है तो आप उनको हाथ भी न लगाएं जब तक पूरी जानकारी न हो आपके पास। दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि हिजबुल्लाह टेररिस्ट ग्रुप। टेररिस्ट बहुत लोगों ने सुना है, मिलिटेंट बहुत लोगों ने सुना है, नक्सली हमले बहुत लोग सुनते हैं, माओइस्ट हमले बहुत लोग सुनते हैं। तो एक दिमाग में क्वेश्चन तो बिल्ड होना ही चाहिए कि टेररिस्ट क्या होते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे संगठन हैं जिससे सिर्फ हमारा देश ही नहीं, हमारा इंडिया ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, इससे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अफेक्टेड हो रही हैं, जो परेशान हैं। तो इनके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मिलिटेंट क्या होते हैं, आपके टेररिस्ट क्या होते हैं, नक्सली क्या होते हैं और माओइस्ट क्या होते हैं। इनके भी अलग अलग रूप हैं, इन लोगों के भी अलग अलग एम होते हैं किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए। ये भी किसी अलग मकसद के लिए लड़ते हैं। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि टेररिस्ट क्या होते हैं, उनका एम क्या होता है, माओइस्ट क्या होते हैं, उनका एम क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, नक्सली क्या होते हैं, उनका एम क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, और आपके मिलिटेंट क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, और वो है ना उनका एम क्या होता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियोज़ में। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।